हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस कर्व। तो हम लोग जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ रहे थे और काफ़ी चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली है। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोगों ने समझा, डाइजेशन के प्रोसेस को हम लोगों ने समझा। और जो है पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टंग को पढ़ा था और क्या पढ़ा था, स्लाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। तो हम लोगों ने डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से होता है। तो माउथ में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, एक तो टीथ पढ़ लिया और टंग पढ़ लिया और स्लाइवरी ग्लैंड्स को पढ़ लिया हम लोगों ने। तो अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। तो देखिए, तो ईसोफेगस, तो ईसोफेगस क्या है। अब हम लोग का जो फूड है वो माउथ से होते हुए अब कहाँ आ रहा है, फूड पाइप। ईसोफेगस को ही क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। ठीक है, माउथ से फूड अब इसमें आ गया, इसी को बोलते हैं ईसोफेगस। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो फूड है, फूड क्या, ये बोलस, बोलस क्या होता है। जब फूड सलाइवा से मिल जाता है तो वो बोलस होता है। तो अब जो है बोलस जो है यहाँ आ गया है ईसोफेगस में, ये होता है फूड पाइप। ठीक है, ईसोफेगस को ही फूड पाइप बोलते हैं। तो अब सर ये जो फूड है ये कैसे नीचे आ रहा है, स्टमक तक कैसे पहुंच रहा है, ये जो सवाल है। क्या ये सर ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, नहीं, ये ग्रेविटी की वजह से नहीं आ रहा है। ये कैसे नीचे जा रहा है, अगर आप ऊपर भी, अगर मान लीजिए उल्टा होके भी आप अगर खाना खा रहे हो तब भी ये स्टमक में ही जाएगा, ऐसे मुंह से निकल नहीं आएगा। ऐसा क्यों है सर, ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो लेयर्स होती है ना, लेयर्स, ये जो ईसोफेगस है, ये जो फूड पाइप है, इसका जो सरफेस है, इसमें जो है कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा प्रोसेस हो रहा है, कुछ ऐसा मूवमेंट हो रहा है जिनके वजह से ये फूड जो है नीचे आ रहा है। ऐसा क्या हो रहा है, ये क्या करता है, जो ईसोफेगस है उसका ये जो सरफेस है, ये एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कुछ इस तरीके से। एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ऐसे करके। तो इससे क्या हो रहा है, जो फूड है ना वो नीचे की ओर जो है पुश हो रहा है। तो इसी मूवमेंट, ये मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिसिस बोलते हैं। ठीक है ना, फूड इज पुश्ड डाउन बाय पेरिस्टालिसिस। ये कॉन्ट्रैक्शन एक बार हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन हो रहा है, मतलब रिलैक्स हो रहा है। ठीक है, उसी से जो है ये फूड जो है नीचे की ओर जा रहा है स्टमक में। ये ग्रेविटी की वजह से नहीं हो रहा है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिसिस बोलते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, अच्छे से समझ लीजिए। और दूसरी चीज, क्या सर इसमें डाइजेशन हो रहा है, नहीं, नो डाइजेशन अकर्स इन ईसोफेगस। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, इसमें कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है। तो सर ये कैसे फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का, क्यों इसको माना जा रहा पार्ट, ये इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आखिर ये पेट में कैसे पहुंचेगा, बिना ईसोफेगस के कैसे जाएगा नीचे पेट में। तो इसीलिए जो है ईसोफेगस जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, लेकिन इसमें जो फूड है, जो बोलस है, वो उसका स्टेट कुछ चेंज नहीं हो रहा है, उसमें कुछ टूट नहीं रहा है, जैसा बोलस है वही सीधे जो है स्टमक में जा रहा है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसमें कोई डाइजेशन तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। क्यों, क्योंकि जो है ये फूड को नीचे ला रहा है स्टमक में। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। और दूसरी चीज, इसकी लेंथ क्या है, 25 सेंटीमीटर है। तो ये जो 3 पॉइंट है इसको आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें डाइजेशन नहीं हो रहा है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और ये कितने, इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। और इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिसिस बोलते हैं इस मूवमेंट को। ठीक है ना, तो इतनी जो जो बातें थी ईसोफेगस के बारे में वो मैंने आपको बता दी। तो आपको ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चन आता है कि इस मूवमेंट को सर क्या बोलते हैं, तो इस मूवमेंट को हम पेरिस्टालिसिस बोलते हैं। आप इस चीज को ध्यान रखिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है, जो बोलस है, जो फूड है, वो जो है कहाँ पहुंच चुका है, पेट में पहुंच चुका है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम लोग स्टमक को पढ़ेंगे। स्टमक, अमाशय या पेट कह लीजिए, तो ये चीज है। तो अब पेट में सर फूड आ गया है, तो फूड जो है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, जैसा कि मैंने बताया माउथ में
किसका डाइजेशन होता है? सर कार्बोहाइड्रेट का होता है। तो इसमें जो है पार्शियल डाइजेशन होता है, मतलब माल्टोज में। तो जो बोलस है उसमें ये माल्टोज में टूटा हुआ है, अभी पूरा डाइजेशन हुआ ही नहीं है इसका। तो अब हम जो फूड है, अब जो है कुछ अनडाइजेस्टिव फूड है, उसमें क्या है, फैट और प्रोटीन, उसका डाइजेशन नहीं हुआ है, और जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पार्शियल डाइजेशन हुआ है। तो वही बोलस, जो बोलस के रूप में आया है, वो अब स्टमक में आ गया है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि स्टमक में कौन सा डाइजेशन होता है, कैसे इसका फंक्शन होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो देखो, स्टमक जो है, पहली बात तो ये किस शेप में है? ये जे शेप्ड है, जे शेप्ड ऑर्गन बोलते हैं इसको। और जो पार्ट मतलब कि पेट का वो वाला पार्ट जो ईसोफेगस से कनेक्ट है, उसको हम कार्डिया बोलते हैं। ठीक है ना? और फंडस होता है ये वाला पार्ट। ठीक है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो कनेक्ट होता है स्टमक, उसको जो है हम लोग पाइलोरस बोलते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये आखिर सर ये जो फूड है, जो बोलस है, इसका कैसे डाइजेशन हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है, ये जो सरफेस होता है ना, जो लेयर होती है स्टमक की, इसमें कुछ, इसमें जो है गैस्ट्रिक, एक मिनट, इसमें जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, यही जो है कुछ जूस निकालती हैं, वही जो है फूड को डाइजेस्ट कराती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में समझते हैं। तो देखिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, ये जो है पेट के ही लेयर में होती है, ऐसे यहीं पे ही जो है। इससे क्या होता है, कुछ जूस निकलता है, उसी के हेल्प से जो है डाइजेशन होता है। ठीक है, तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका पीएच क्या होता है? 1.2 होता है। और अब समझते हैं कि ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये, इसमें ये कौन से सेल से बनी होती हैं? 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, उनसे ये बनी होती है। एक पेरिएटल सेल, इसको ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं। चीफ सेल, इसको पेप्टिक सेल भी बोलते हैं। और म्यूकस सेल होता है। तो इन चीजों को हम लोग समझते हैं एक एक करके। तो देखो, जो पेरिएटल सेल होती हैं, इसको समझते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो, पेरिएटल सेल क्या करती हैं? ये एक्सक्रीशन करती हैं, मतलब सिक्रीशन करती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HCl का। ठीक है, और ये जो चीफ सेल है और जो पेप्टिक सेल है, ये किसका सिक्रीशन करते हैं? पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन का। ठीक है, इनका अलग अलग रोल है, मैं एक एक करके समझाता हूं। देखो, HCl कौन सिक्रीशन करता है? ऑक्जेंटिक सेल करती है। और पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन कौन सिक्रीशन करता है? चीफ या पेप्टिक सेल करती है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि ये जो पेप्टिक सेल होती हैं, जो पेप्टिक सेल है, यहां जैसे मैंने बताया कि ये जो पेप्टिक सेल है, ये सिक्रीशन करता है पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन का। तो ये एंजाइम्स हैं पहली बात तो। ठीक है, लेकिन ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव है। अभी अभी ये एक्टिव नहीं है। ये कब एक्टिव होगा? अभी ये जो एंजाइम है, ये कब एक्टिव होगा? ये एक्टिव होगा कब? जब जब HCl के कांटेक्ट में आएगा, जब HCl से मिल जाएगा, उसके बाद ये जो है एक्टिव हो जाएगा। अभी ये जो पेप्सिनोजेन एंजाइम है, ये अभी इनएक्टिव है। जैसे ही जब ऑक्जेंटिक सेल से जो HCl निकल रहा है, जब पेप्सिनोजेन के कांटेक्ट में आया, तब जो है ये किस में कन्वर्ट कर दिया? पेप्सिन नाम में। जब HCl से मिल जाएगा पेप्सिनोजेन, तब ये एक्टिव हो जाएगा, पेप्सिन नाम से जाना जाएगा। अब ये एक्टिव है, अब ये डाइजेशन कर सकता है। जो फूड है उसका अब डाइजेशन ये कर सकता है। सर लेकिन किसका डाइजेशन करता है ये? पेप्सिन। पेप्सिन करता है प्रोटीन का डाइजेशन। ठीक है, मैं समझाता हूं आपको कि प्रोटीन सर कब डाइजेशन माना जाएगा? जब 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 ये अमाइनो एसिड में टूट जाएगा, तब इसको माना जाएगा कि ये जो है प्रोटीन का डाइजेशन हो गया है। तो सबसे पहली बात, सब प्रोटीन जब पेप्सिन से मिलेगा तो क्या इसका पूरा डाइजेशन होगा? नहीं, पूरा डाइजेशन नहीं होगा, पूरा डाइजेशन नहीं होगा। चलिए हम लोग समझते हैं। देखो, जब प्रोटीन, ध्यान से सुनना, जब प्रोटीन जो है पेप्सिन एंजाइम से जब मिल जाएगा, तब ये तोड़ेगा किसमें? पेप्टाइड में।
या पेप्टोन, ठीक है, इसको तोड़ देगा इसमें पेप्टाइड पेप्टोन्स में, ठीक है। अभी ये अमाइनो एसिड में नहीं टूटा। प्रोटीन का डाइजेशन कब होगा? जब ये अमाइनो एसिड में टूट जाएगा। लेकिन सर अभी तो ये टूटा ही नहीं। प्रोटीन जो है जब पेप्सिन के कांटेक्ट में आए तो ये पेप्टाइड या पेप्टोन में तोड़ दिया, लेकिन अभी ये इसमें नहीं तोड़ा है। ये तो वैसा ही हो गया जैसे सर माउथ में जब सलाइवरी ग्लैंड जब कार्बोहाइड्रेट से मिलती है तो वो माल्टोज में तोड़ देती है कि नहीं? और ये तो जो है ग्लूकोज में जब तक टूटेगा नहीं तब तक जो है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ जैसे माउथ में हमारा हो रहा था पार्शियल डाइजेशन, वैसे ही जो है प्रोटीन का जो पेट में डाइजेशन हो रहा है वो भी पार्शियल ही डाइजेशन हो रहा है, पूरा डाइजेशन नहीं हो रहा है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। पेट में प्रोटीन का पूरा डाइजेशन नहीं होता है, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। पार्शियल डाइजेशन होता है। जब प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूट जाएगा तभी जो है माना जाएगा कि इसका फुल डाइजेशन हो गया, पूरा डाइजेशन हो गया। पेट में सिर्फ पेप्टाइड या पेप्टोन्स कह लीजिए उसमें टूटता है ये, ठीक है ना। तो पेप्सिन क्या है, अब एक्टिव हो गया है। पेप्सिनोजन क्या था? पेप्सिनोजन मैं फिर से आपको बता देता हूं। देखो पेप्सिनोजन किससे निकला है? चीफ सेल से निकला है या उससे क्या बोलते हैं, क्या नाम था उसका, एक मिनट, हाँ पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल कह लीजिए या चीफ सेल कह लीजिए, इनसे जो है पेप्सिनोजन निकलता है। ये एंजाइम है, ये अभी इनएक्टिव है। जब एचसीएल किससे निकला? ऑक्जेंटिक सेल से, ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल से निकला। जब ऑक्जेंटिक सेल से ये एचसीएल जो है पेप्सिनोजन से जब मिलता है तब ये हमारा पेप्सिन नाम कहलाता है। मतलब इसमें ये एक्टिव हो जाता है। जब एक्टिव हो जाएगा तो इसको पेप्सिन बोलते हैं, ठीक है। अब यही पेप्सिन जब प्रोटीन से मिल जाता है तब ये पेप्टाइड या पेप्टोन में तोड़ देता है। समझ रहे हैं ना आप? अब और दूसरी चीज जो मैंने बताया, पार्शियल डाइजेशन हो रहा है पेट में, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर प्रोटीन का जो है डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है? स्टमक से हो रहा है। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से मतलब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया। और एक चीज और, जो पेप्टिक सेल होती है, जो चीफ सेल होती है, वो एक एंजाइम और निकालती है, उसका नाम क्या है? प्रोरेनिन। ये क्या करता है? प्रोरेनिन जो है, अभी तो क्या है, जैसे हमारा पेप्सिनोजन इनएक्टिव था तो जब एचसीएल के कांटेक्ट में आया तब वो एक्टिव हुआ, क्या बना? पेप्सिन। वैसे ही जो है जो प्रोरेनिन एंजाइम है, जब ये एचसीएल के कांटेक्ट में आएगा तब क्या बनेगा? ये हमारा रेनिन बन जाएगा, इस नाम से जाना जाएगा। तो सर इसका क्या काम है? ये क्या करता है, जो मिल्क में एक प्रोटीन होता है उसका नाम कैसीन होता है। जब मिल्क का ये जो प्रोटीन है, जब ये क्या बोलते हैं रेनिन के कांटेक्ट में आएगा तब ये क्या बन जाएगा? पैरा कैसीन में बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये पैरा कैसीन के बाद क्या बनेगा? पैरा कैसीन के बाद बनेगा जब अब ये पैरा कैसीन जो है ये पेप्सिन के कांटेक्ट में आएगा, ये किस में तोड़ देगा? ये वही पेप्टाइड, एक मिनट इधर लिखता हूं मैं, पेप्टाइड या पेप्टोन्स में, पेप्टाइड या पेप्टोन्स में, ठीक है। तो ये चीज है। तो ये हो गया। और अब आगे देखते हैं। ये हो गया, ठीक है। तो फिर ये हो गया, हाँ। जब अब ये जो फूड है, ये जब डाइजेस्टिव क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस से जब ये मिल गया फूड, ये सारी चीजें एचसीएल से ये सारी जब हो गया, तो अब इस फूड को क्या बोलेंगे? इस फूड को बोलेंगे काइम। इस चीज को आपको याद रखना है। अब ये बोलस नहीं है, अभी क्या हो गया, ये काइम हो गया। तो ये चीज है। तो अब ये जो डाइजेशन होगा, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा जाके अब सारा, ठीक है ना। और ये जो एचसीएल होता है ना, ये जो स्टमक में जो एचसीएल होता है उसका पीएच कितना होता है? उसका पीएच 1.5 से लेके 2.5 तक होता है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
और तीसरी चीज एक और था, ये जो म्यूकस है, म्यूकस सेल, ये क्या करता है, म्यूकस का सिक्रीशन करता है और यही जो है पेट में चिपक जाता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे पेट में जो HCl होता है वो इस मतलब कि ये जो पेट है इसके कांटेक्ट में नहीं आता, इसके लेयर कांटेक्ट में नहीं आता। अगर इसके कांटेक्ट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा पेट, है कि नहीं, तो फिर अल्सर हो जाता है, ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये म्यूकस होता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और अ, तो ये चीजें थी, मैंने आपको बताया कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, इस चीज को आप लोगों ने समझ लिया होगा। और कुछ तो नहीं है इसमें, हाँ बस हो गया। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक तो ईसोफेगस को पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, स्टमक को पढ़ लिया। तो ये सारी चीजें थी, तो इतना आप लोग जो है पढ़ लीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब आगे देखेंगे कि कैसे फूड अब आगे बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे सारी चीजें, मतलब कि सब डाइजेशन होगा, जैसे अब प्रोटीन का पूरा डाइजेशन होना है, तो सारी चीजें हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, तो ठीक है।